अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी मेथड्स इन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे और मेरा नाम है डॉक्टर चौधरी अरशद महमूद। इसके लिए जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस बाय रॉय डी येट्स एंड डेविड जे गुडमैन। इसमें जो हमारे पास बुक है ये बड़ी अच्छी बुक है और ये स्टेप बाय स्टेप चलती है और आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है। प्रोबेबिलिटी का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर सुना भी होता है, हम अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं कि शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ जो है आम दिनों में, आम ज़िंदगी में भी हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते रहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीन्स मतलब फिर हमें यही समझ आता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें मुकम्मल तौर पे यकीन ना हो कि वो होगी या नहीं होगी, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी कि हमें मतलब हमें शक है कि 50% चांस है किसी काम के होने के या 60% चांस है काम के होने के। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते रहते हैं। और इसके अलावा अब इसमें जो हम ये जो बात करते हैं कि ये 50% हो सकता है या नहीं हो सकता, या 60%, या जो भी हम एक नंबर अपनी तरफ से इसको असाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? हमारे पास इसका मतलब ये है कि उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पहले से ही मालूमात हैं। कि जैसे हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आज कराची में बारिश हो रही है। अब नॉर्मली तो कराची में बारिश के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो पहले से कि यार 2 घंटे पहले या आज सुबह बारिश हो रही थी और इस वक्त अब हम कह सकते हैं कि इस वक्त बारिश हो रही है, तो अब हमारे जो चांसेस हैं हमारी बात करने के वो वेरी कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब पहले से ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये तो हो गया कि हम जो डेली लाइफ में जनरली प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फिर हम जिस वक्त अब इसको हम थोड़ा सा अगले एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ बेशक अनसर्टेन ही वैल्यू हो, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ एक नंबर आ जाए, तो हमें उसके लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स के इस्तेमाल के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं। डेफिनेशंस होती हैं हमारे पास, मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सियम्स यूज़ करते हैं। फिर हम मुख्तलिफ इसके अंदर इन्फेरेंसेस जो हम थ्योरम से लेते हैं। तो हम इसके अंदर हम यूज़ करते हैं और नॉर्मली जो इन्फेरेंसेस हैं ये क्या करते हैं, दे आर फॉलोड फ्रॉम एक्सियम्स। ठीक है, क्योंकि हमें डेफिनेशंस का पता है बेसिक, जो किसी भी चीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एक्सियम वो ट्रुथ होते हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, नो प्रूफ रिक्वायर्ड। हमारे पास इनको कोई भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तो दे आर नोन एज द एक्सियम्स। और हम आगे देखेंगे कि हमारे पास कितने एक्सियम्स मौजूद हैं। अब एक और चीज़ जो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी में हम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि एक तो हमने बात की कि हमें किसी चीज़ के बारे में हमें यकीन नहीं है कि वो कैसे और किस तरह होगी। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सही, और अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम 100% सेम इन्वायरमेंट और सेम सिचुएशंस नहीं पैदा कर सकते, या हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को, तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बहुत सादा सी मिसाल है कि हम कॉइन को टॉस करते हैं। अब नॉर्मली हम डेली लाइफ में जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हम कोई इतना बॉदर नहीं करते कि हमने क्या किया है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। जैसे हमने कॉइन को
टॉस किया, हमने फोर्स कितनी लगाई थी, उसके ऊपर फर्स्ट टाइम हेड था या टेल था, हमने कितना ज़ोर से उसको ऊपर फेंका, ठीक हो गया। फिर हमने वो कितनी हाइट तक किया और कितनी हाइट से वो कैसे वापस आया, क्या वो रास्ते में किसी चीज़ से टकराया, उस वक़्त एयर का जो था एयर फ्लो कैसा था, ह्यूमिडिटी कैसी। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास जो है इसकी जो चांसेस हैं हेड या टेल आने के, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो हम हर दफ़ा जब हेड या इसको कॉइन को टॉस करते हैं सिंपली, तो हम हर दफ़ा ये इंश्योर नहीं कर सकते कि हम के प्रॉपर ताकत लगाएं, या तो हम उसके लिए कोई एक ऐसी मशीन या एक ऐसी क्लोज्ड इन्वायरमेंट तैयार करें कि जहाँ पे हम कर सकें, तो फिर प्रॉब्ली हम कह सकें कि क्या सेम चांस है। लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मली हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अगर वो एक्सपेरिमेंट तरीके दोबारा नहीं बना सकते, तो हम वही रेप्लिकेट नहीं कर सकते प्रोसेस को, तो हम प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिक्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और जो एग्जांपल है कि जस्ट लाइक हम अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें, तो हमारे पास जिस वक्त आईसी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो आईसी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास सिचुएशन देखने में तो एक जैसी होती है, लेकिन अगर कहीं से हवा में कोई मामूली सा भी डस्ट पार्टिकल आके हमारी चिप के ऊपर बैठ जाता है, तो उस वक्त उस चिप की पूरी कंडीशन चेंज हो जाती है। इसी वजह से हमारे पास बहुत सारी जो चिप्स तैयार होती हैं वो सही नहीं होती, और भी मतलब हमारे पास कुछ चिप्स ख़राब भी हो जाती हैं, कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती। तो इस वजह से हम उनको क्या करते हैं कि उनको हमारे ऊपर टेस्ट करना पड़ता है, और हमें एक प्रोबेबिलिटी का नंबर निकालना पड़ता है कि अगर हम 100 चिप्स बनाएंगे तो उन 100 चिप्स में से हमारे पास कितने % चांस है कि कितनी चिप्स हमारी सही होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उन्होंने उसकी प्राइसिंग भी एडजस्ट करनी है, सब कुछ। तो वो सारी की सारी जो प्राइसिंग है वो हमारी इसी प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर होती है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 100 में से 30 चिप्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि सही होंगी, तो वो 30 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी अपनी जो प्राइस है उसको सेट भी करेंगे, ताकि कस्टमर्स को भी प्रॉपर चीज़ मिल सके और उनको भी, फैक्ट्री वालों को भी नुकसान ना हो जो मैन्युफैक्चरर हैं। सो ये जो नंबर हम इसको असाइन करते हैं नॉर्मली, तो ये हम परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको परसेंटेज को हटा के देखा जाए तो ये 0 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी होती है। मीन 0 का मतलब है कि ये काम नहीं होगा, और 1 का मतलब है कि होगा ही होगा, कि वो श्योर है, कि हम सर्टेन है कि वो काम होगी। ठीक, तो 0 का मतलब है नहीं होगा, मीन्स के 0 का मीन्स कोई भी काम है वो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये नंबर होता है जो 0 और 1 के दरमियान होता है। अच्छा, ये तो हमने कुछ ना कुछ आइडिया अपना डेवलप कर लिया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और प्रॉपरली देखते हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल्स हैं इसको समझने के लिए वो कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो है हमारे पास सेट थ्योरी। सेट थ्योरी सेट थ्योरी से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। हम लोगों ने बहुत सारी इससे जो पहले कोर्सेज मैथमेटिक्स के पढ़े हैं उसमें बहुत सारी जगहों पर हमने इसका सेट थ्योरी को पढ़ा है। सो जो सेट थ्योरी है हमारे पास, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं हम उनसे फेमिलियर हैं। जैसे कि उसमें से कुछ को मैं लिख लेता हूँ। जैसे सेट हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स जो सेट के अंदर ईच जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। फिर इस तरीके से जो इनके ऑपरेशंस हैं, यूनियन का ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है, फिर हमारे पास कंप्लीमेंट का ऑपरेशन होता है। सो मुख्तलिफ जो कुछ इस तरह के हमारे पास ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं। सो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी हम इसको यहाँ से इससे बेसिक लेवल से लेके चलेंगे ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट क्या है। सेट सिंपली हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मुख्तलिफ चीज़ों का हमारे पास जो कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है, उसको हम सेट कहते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिनोट किससे करते हैं, हम इनको डिनोट करते हैं हम इनको कैपिटल लेटर्स के साथ।
कैपिटल लेटर्स के साथ। सो कैपिटल लेटर्स से हम इनको डिनोट किया जाता है। अच्छा, तो क्या हम डिनोट करते हैं सेट को कैपिटल लेटर्स के साथ। इसी तरीके से दूसरी जो चीज़ हमारे पास बेसिक आती है वो है हमारे पास एलिमेंट। सो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, द थिंग्स दैट टुगेदर मेक अप द सेट। तो सेट को बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड सेट्स और सिंपली और एलिमेंट्स से। फिर हमारे पास इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है, इसकी जो डोनेशन डिनोट करते हैं हम, सॉरी, इसको जो हम डिनोट करते हैं वो हम स्मॉल लेटर्स के साथ करते हैं। सो एलिमेंट्स जो सेट्स हो गए वो कैपिटल लेटर्स के साथ आ गए, और जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स के साथ आ गए, और सॉरी, सेट्स जो है कैपिटल लेटर्स के साथ और एलिमेंट्स हमारे पास स्मॉल लेटर्स के साथ आ गए। अब फर्ज करें हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास सेट है ए इज अ सेट, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट विद एलिमेंट्स, कोई भी नाम लिख सकते हैं हम इनमें, सपोज हम इसको एक्स और वाई का नाम दे देते हैं। तो हम इसके अंदर एक और सिंबल यूज़ की जाती है जिसका मतलब होता है कि हम कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है और या नहीं, तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। फर्ज करें कि एक्स हम कहते हैं कि सेट एलिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। सो ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, सेट इंक्लूजन। ये बताता है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है, ये एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है। और अगर हमारे पास फर्ज करें z है, अब z तो इस सेट में नहीं बिलोंग करता, तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, कि z इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अब इस तरीके से अगर हम इसको सेट को प्रॉपरली लिखना चाहें तो हमारे पास उसके लिए पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, और अगर हम यही सेट लिखना चाहें तो हमारे पास x और y आ जाएगा। से हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कहते हैं कि ए सेट ऑफ ऑल स्मॉल इंग्लिश लेटर्स, ठीक है, या उर्दू के लेटर्स या हिंदी के या अरबी के, किसी भी ज़ुबान के हमारे पास जो बेसिक लेटर्स हैं, ठीक है। इनको हम करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं या हम इनको ब्रेसेस भी कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा भी हमारे पास वे है कि हम किसी एलिमेंट सॉरी किसी सेट को डिफ़ाइन कर सकें। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें कि एक्स स्क्वेयर, हमारे पास जो भी एक्स की वैल्यू है जो भी आएगी उसका स्क्वायर इस सेट का पार्ट होगा। अब एक्स की वैल्यू हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हमारे पास ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन हम लगाते हैं सच दैट, हम इसको पढ़ते हैं सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सच दैट एक्स की वैल्यू हम डिफाइन कर देते कि एक्स क्या कुछ हो सकता है 1 2 3 4 से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सी जो है वो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं सेट की, दे आर द सेम सेट्स, सिर्फ हमारे पास क्या है, हमारे पास उनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, हमने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ रिप्रेजेंट किया है। से हम इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई प्रोविज़न हो, हमारे पास कोई ऐसा सेट हो, तो हम अगर इस तरीके से लिखना चाहें एक्स डी इज इक्वल टू से एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, कि हम इसको क्लोज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये इसमें चलता जाए, ठीक है बात जी। अब हमारे पास जो सेट है उसके अंदर हमारे पास एक और सेट से डिफाइन कर लेते हैं, ई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सच दैट एक्स इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन।
अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखें तो एक और चीज़ हम इसमें देखना चाहते हैं, वो क्या है कि अब इस सी सेट को अगर हम देखें तो सी सेट जो है हमारे पास ई सेट के अंदर मौजूद है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए सिर्फ ये डिफाइन है, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन काफ़ी वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइन किया गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सी जो है इज़ अ सबसेट ऑफ सी इज सबसेट ऑफ ई। ठीक है, सो ये क्या कहलाता है, ये सिंबल क्या कहलाती है, सबसेट की, कि अगर कोई एक सेट दूसरे उसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो हम उस सेट को क्या कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। अच्छा, एक और हमारे पास जो डेफिनेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, वो है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद है हमारे पास, कि हमारे पास कोई भी काम जिस वक्त हम सेट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है जी, कि ये कैसा सेट होना चाहिए, द सेट ऑफ all things that we could possibly consider in a given context। ठीक है, गिवन कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो और हम उसी का यूनिवर्सल सेट्स बनाएं। जैसे हम नंबर्स का यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, नामों का यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, डिपेंड करता है हम काम क्या करें, उस हिसाब से हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, सो हम उनका एक सेट बना सकते हैं। इस तरीके से एक और हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो यूज़ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं नल सेट। नल सेट से क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि दिस सेट हैज़ नो एलिमेंट्स, कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स मौजूद ना हो, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई के साथ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के साथ, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ, और कुछ बुक्स में इसको यू के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि हम इस बुक के अंदर इसको एस के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। नल सेट की एक खासियत ये है कि ये हर सेट का सबसेट होता है। हमने ऊपर जितने भी लिखे सेट, ये उसका ए का भी सबसेट होगा, ये सी का भी सबसेट होगा, ये डी का भी सबसेट होगा, ये ई का भी सबसेट होगा। जितने भी हमने सेट्स लिखे उन सब का ये सबसेट होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इससे आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आपका ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।